Good afternoon, everybody. कुछ दिनों बाद हम उन्हें ये लेक्चर सीरीज शुरू कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग। मैनुअल का मतलब है हाथ से, यानी एक ही कार्य को हम हाथ से भी कर सकते हैं और मशीन के द्वारा भी कर सकते हैं। मैनुअल शब्द मैनस शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है हाथ। तो मशीन से जब ये प्रोसेसिंग का कार्य करते हैं तो उस मशीन को हम ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसर कहते हैं। हमने जो पढ़ा है और हमें जो पढ़ना है मुख्य तौर पर वो है मैनुअल प्रोसेसिंग ऑफ द फिल्म। यानी कि हाथ के द्वारा फिल्म की प्रोसेसिंग करना। प्रोसेसिंग क्या होती है पहले हम पढ़ चुके हैं। इट इज ए सीरीज ऑफ स्टेप्स, यानी वन बाय वन कई स्टेप्स होते हैं जिनके द्वारा हम एक्सपोज्ड फिल्म में जो लेटेंट इमेज है उसको विजिबल इमेज में कन्वर्ट करते हैं। इस कन्वर्शन के प्रोसेस को ही फिल्म प्रोसेसिंग का नाम दिया गया है। एक्सरे रूम में फिल्म का एक्सपोजर होता है, और कैसेट में जब फिल्म होती है और एक्सपोज कर दी जाती है रेडिएशन को, तो उसमें लेटेंट इमेज बनती है। लेटेंट इमेज को गुप्त इमेज का नाम दिया गया है। गुप्त इमेज यानी कि ऐसी इमेज जिसको हम देख नहीं सकते। इस लेटेंट इमेज या गुप्त इमेज को विजिबल इमेज, जो हमारी आंखों को दिखाई दे, विजिबल इमेज में कन्वर्ट करने का नाम ही फिल्म प्रोसेसिंग है। जब फिल्म प्रोसेसिंग करेंगे तो हमें कुछ इक्विपमेंट्स की आवश्यकता होगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है डार्क रूम। डार्क रूम हम काफी विस्तार से पढ़ चुके हैं। डार्क रूम किस जगह पे होना चाहिए, उसका क्या साइज होना चाहिए, दीवारें कैसी होनी चाहिए, फर्श कैसा होना चाहिए, उसकी एंट्री कैसी होनी चाहिए, सेफ लाइट होनी चाहिए, 2 बेंचेज होनी चाहिए, एक वेट और एक ड्राई,
कैसेट होनी चाहिए, हैंगर होनी चाहिए, फिल्म होनी चाहिए, फिल्म हॉपर होना चाहिए इत्यादि। तो डार्क रूम के अलावा क्या क्या वहां पे होना चाहिए वो रिक्वायरमेंट हम देखने जा रहे हैं। उसमें डेवलपर, फिक्सर, रिंजिंग एंड वॉशिंग टैंक्स होने चाहिए। ये टैंक्स होने चाहिए। डार्क रूम का साइज और इन टैंकों की कैपेसिटी, और हम ऑटोमेटिक प्रोसेसर यूज कर रहे हैं या मैनुअल प्रोसेसर यूज कर रहे हैं, ये सब उस संस्था के वर्कलोड पर डिपेंड करता है कि एक दिन में कितने एक्सरे डार्क रूम के अंदर आ रहे हैं प्रोसेसिंग होने के लिए। अगर बहुत ज़्यादा वर्क आ रहा है तो हम ऑटोमेटिक प्रोसेसर लगा लेते हैं, और अगर कम वर्कलोड है तो हम मैनुअल प्रोसेसर से काम चला लेते हैं। तो ये मैनुअल प्रोसेसर में काम आने वाली चीजें हैं। इसमें इमर्शन हीटर, इमर्शन हीटर इसलिए जरूरी है कि ये जो डेवलपर, फिक्सर, स्टॉप बार और ये टैंक्स हैं, इनका एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए जिस पे इनकी परफॉर्मेंस बेस्ट होती है। तो अगर ज़्यादा ठंडा होगा या ज़्यादा गर्म होगा तो हमारी फिल्म की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। तो इनके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए डार्क रूम के अंदर हमारे पास इमर्शन हीटर रॉड होनी चाहिए। और जो टैंक्स के अंदर केमिकल्स हैं, डेवलपर और फिक्सर, इन डेवलपर और फिक्सर को हिलाने के लिए स्टीयरिंग रॉड होनी चाहिए। स्टीयरिंग का मतलब होता है हिलाना, ताकि सारा सॉल्यूशन एक सार हो जाए, कहीं पे सॉल्यूशन ज्यादा कहीं पे कम ना रहे। किसी भी सॉल्यूशन को हम यूज करने से पहले उसको हिलाते हैं, तो एक ऐसी रॉड होनी चाहिए जिससे पूरा सॉल्यूशन होमोजीनियस हो जाए या एक सा हो जाए। आपने घरों में कली करते हुए, दीवारों पे जो व्हाइट वॉश करते हैं, कली करते हुए देखा होगा। कली का सॉल्यूशन काफी देर अगर पड़ा रहे और उसके बाद अगर हम यूज करें तो पहले एक लकड़ी का डंडा लेके उसको हिलाते हैं ताकि वो सॉल्यूशन जो है वो होमोजीनियस हो जाए। तो इसी प्रकार ये जो अलग अलग स्टीयरिंग रॉड से हम सॉल्यूशंस को स्टीर करते हैं यानी हिलाते हैं। अब हमारे पास थर्मामीटर भी होना चाहिए। हमने बात की कि भाई सॉल्यूशंस का टेम्परेचर ऑप्टिमम होना चाहिए, ना तो ज़्यादा ठंडा होना चाहिए ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए। ये जो सॉल्यूशन बनाने वाले निर्माता के जो पैकेट्स हमारे पास आएंगे उसके ऊपर टेम्परेचर लिखा होगा कि इतने डिग्री से इतने डिग्री सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट तक इस सॉल्यूशन को रखें ताकि हमें बेस्ट रिजल्ट्स प्राप्त हो सकें। इसके अलावा हमारे पास फिल्म हैंगर्स होने चाहिए जिनके अंदर हम फिल्म को लोड कर देंगे और लोड करके फिर हम डेवलपर और फिक्सर के अंदर डालेंगे। जब
डेवलपिंग और फिक्सिंग हो जाएगी, उसके बाद वॉशिंग भी हो जाएगी, फिर हमें ड्राई करना पड़ता है फिल्म को, तो हमें ड्रायर की आवश्यकता होती है। ड्रायर हम हिला के हवा में भी कर सकते हैं ड्राई, और बिजली से चलने वाले ड्रायर भी आते हैं, उनमें भी हम फिल्म को ड्राई कर सकते हैं। हमें अपने खुद की प्रोटेक्शन के लिए ग्लव्स पहनने चाहिए, क्योंकि ये केमिकल्स हैं, हमारे स्किन को नुकसान कर सकते हैं, हमारी आंखों को नुकसान कर सकते हैं, हमारे फेफड़ों को नुकसान कर सकते हैं, तो इनसे हमें सावधान रहना चाहिए। तो प्रोटेक्टिव गॉगल्स पहनने चाहिए, और हमारे आगे हमें वाटरप्रूफ एप्रन पहनना चाहिए, ताकि हमारे कपड़ों के ऊपर और कपड़ों से होते हुए हमारी चमड़ी को प्रभावित ना करें ये केमिकल्स। और हमारे पास मॉपिंग क्लॉथ भी होना चाहिए, जिससे कि फर्श पे अगर कोई केमिकल गिर जाए तो उसकी सफाई करने के लिए मॉपिंग क्लॉथ की आवश्यकता होती है। हैंड टॉवल होने चाहिए, जिससे हम अपना के हाथों पे अगर कोई केमिकल लग जाए तो हम उनको साफ कर सकें। तो ये सारी चीजें हैं, ये कंप्लीट लिस्ट तो नहीं है, लेकिन काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें मोटे मोटे तौर पर हमारे डार्क रूम के अंदर ये सब होनी चाहिए। अब हालांकि हम प्रोसेसिंग को कई चैप्टर्स में डेवलपिंग अगर अलग से पढ़ चुके हैं, स्टॉप बाथ अलग से पढ़ चुके हैं, फिक्सर अलग से पढ़ चुके हैं, लेकिन इन नटशेल एक समरी के रूप में हम आज रिवाइज करने जा रहे हैं कि स्टेप्स ऑफ प्रोसीजर, यानी प्रोसेसिंग का जो प्रोसीजर है उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले प्रोसीजर के अंदर हमें जो सॉल्यूशंस चाहिए, हमें मुख्य तौर पे मैनुअल प्रोसेसिंग में 4 टैंक चाहिए। 4 टैंकों में पहले में डेवलपर होता है, दूसरे में पानी होता है, तीसरे में फिक्सर होता है, चौथे में भी पानी होता है। पहले को डेवलपिंग टैंक कहते हैं, क्योंकि इसमें फिल्म का डेवलपमेंट होता है, यानी लेटेंट इमेज को हम विजिबल इमेज में इसी टैंक में कन्वर्ट करते हैं, यानी इमेज की उन्नति हो रही है। डेवलपमेंट का मतलब होता है उन्नति। तो इन चारों टैंक्स के जो लेवल है वो हमें पहले चेक कर लेने चाहिए कि हैंगर में जब फिल्म लोड करके इस सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे तो क्या पूरी की पूरी फिल्म उसमें डूब जाएगी। अगर पूरी फिल्म नहीं डूबेगी तो जो बची हुई ऊपर फिल्म है, बाहर फिल्म है, उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। इसलिए इन चारों का सॉल्यूशन का लेवल चेक करना हमारे लिए अनिवार्य है। उसके बाद में हम लेवल चेक करने के बाद में उसको अलग अलग रॉड्स द्वारा, चारों की रॉड्स अलग अलग होनी चाहिए, नहीं तो डेवलपर फिक्सर एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाएंगे। चारों की रॉड्स अलग अलग होनी चाहिए और अलग अलग रॉड से उन सॉल्यूशन को, केमिकल्स को हिलाना चाहिए। उसके बाद में हम देखेंगे कि अगर
जैसे हम सॉल्यूशन को बार बार यूज कर रहे हैं, हमने 1 फिल्म की, 5 फिल्म की, 10 फिल्म की, 50 फिल्म की, उसके बाद में उसमें सॉल्यूशन में केमिकल्स की कमी होने लग जाएगी। तो उस केमिकल की कमी को पूरी करने के लिए हम उसमें और केमिकल मिलाएंगे, और केमिकल मिलाने की प्रक्रिया को ही रिप्लेनिशमेंट कहा जाता है। और फिर हम टैंक्स का टेम्परेचर मेंटेन करेंगे। पहले भी हम बात कर चुके हैं कि एक ऑप्टिमम टेम्परेचर, डिजायर्ड टेम्परेचर, आइडियल टेम्परेचर, एक जो जिसमें हमें बेस्ट रिजल्ट्स प्राप्त होते हैं, ये निर्देश हमें सॉल्यूशन बेचने वाली कंपनी की तरफ से मिलते हैं। ये सब करने के बाद हम देखेंगे कि हमारे पास जो वर्क बेंचेज हैं, हम पहले बात कर चुके हैं वर्क बेंचेज के बारे में। एक वेट बेंच का नाम दिया गया है, एक ड्राई बेंच का नाम दिया गया है। ड्राई बेंच के ऊपर तो हम अनएक्सपोज्ड फिल्में, कैसेट के अंदर कैसेट्स, ये सारी चीजें रखते हैं, और वेट बेंच के ऊपर टैंक्स रखते हैं, और एक्सपोज्ड कैसेट फिल्म रखते हैं जिसको कि हमने डेवलप करना है, और टैंक्स होते हैं जिनके अंदर केमिकल्स होते हैं, वो सारे वेट बेंच में होते हैं। वेट बेंच के ऊपर ही हमारी सेफ लाइट होती है। सेफ लाइट के ऊपर जो है वो नॉर्मल लाइट होती है, जो कि हमें ऑफ करनी होती है जब हम फिल्म की डेवलपिंग करते हैं। तो सेफ लाइट तब जला देते हैं, और बड़ी लाइट, मेन लाइट जो होती है, वो हम बंद कर देते हैं। तो ये जो दोनों बेंचेज है, ये हमें क्लीन रखनी है, ड्राई रखनी है, और सेफ लाइट अनसेफ ना हो जाए, इसका हमें ध्यान रखना है। उसमें प्रॉपर वाटेज का बल्ब होना चाहिए, प्रॉपर फिल्टर लगा होना चाहिए, फिल्टर लीक नहीं होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात, जब डेवलपिंग और फिक्सिंग करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे, तो मेन जो गेट है उसका, डार्क रूम का, वो बंद होना चाहिए, और उसमें से कहीं पर भी डे लाइट या वाइट लाइट जो बाहर की है, वो कहीं से भी अंदर प्रवेश नहीं करनी चाहिए, नहीं तो हमारी इमेज क्वालिटी प्रभावित होगी। और जो मेन वाइट लाइट है अपनी, उसको बंद कर देंगे, और सेफ लाइट को ऑन कर देंगे, और सेफ लाइट की सेफ्टी को हम सुनिश्चित कर देंगे कि उसमें प्रॉपर फिल्टर भी 2 तरह के होते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं, प्रॉपर फिल्टर होना चाहिए। अब हम कैसेट्स को वेट बेंच के ऊपर में रख देते हैं, जिसमें हमारी एक्सपोज्ड फिल्म है, जिसमें हमने पेशेंट का एक्सरे लिया हुआ है, उसको रख के अच्छी तरह से हाथों को ड्राई करके और आराम से उसको खोलते हैं, ताकि उसके ऊपर दाग, धब्बे, स्क्रैचेस और लाइनें वगैरह ना पड़े, इस तरह से, ताकि हमें बाद में अच्छी इमेज प्राप्त हो। तो बड़ी सावधानी से उसको कैसेट से बाहर निकाल कर और क्लीन एंड ड्राई हैंड्स के साथ में उसको बाहर निकाल लेते हैं, और उसके कॉर्नर्स को पकड़ के हैंगर में लोड करते हैं। कैसेट फिल्म को बीच में से नहीं पकड़ते,
फिल्म को कॉर्नर्स से पकड़ते हैं और हैंगर के भी कॉर्नर्स के अंदर ही उसको लोड किया जाता है। तो ये करने के बाद हम उसको डेवलपर वाले सॉल्यूशन में डाल देते हैं। डेवलपर के सॉल्यूशन में डालने के बाद उसको थोड़ा हिलाते हैं, एजिटेट करते हैं। एजिटेट इसलिए करते हैं कि उसके संपर्क में जो डेवलपर सॉल्यूशन आ गया वो हिलाएंगे तो ये तो दूर चला जाएगा और दूसरा डेवलपर सॉल्यूशन आ जाएगा, उसके दूसरे कण जो है वो पार्टिकल्स वो पास में आ जाएंगे। इस प्रकार से अच्छी तरह डेवलपिंग होगी। तो ये एजिटेशन भी उसमें जरूरी है, 2-3 बार हमें उसको हिलाना पड़ता है। इस एजिटेशन को भी हिलाना ही कहा जाता है। स्टीरिंग को भी हिलाना कहा जाता है, ये जो केमिकल स्टीरिंग है, और इस एजिटेशन को भी हिलाना कहते हैं। इस हिलाने का मतलब है कि हम फिल्म को हिला रहे हैं डेवलपर सॉल्यूशन के अंदर, डेवलपर सॉल्यूशन वाले टैंक के अंदर फिल्म को ऐसे ऐसे करके हिला रहे हैं। इसके बाद में डेवलपिंग के बाद में हमने इसको स्टॉप बाथ में फिल्म वाले हैंगर को स्टॉप बाथ में डाल देना है। स्टॉप बाथ का मतलब पहले मैंने बताया भी है और तुम्हें एग्जाम में वाइवा में पूछा भी जा सकता है कि स्टॉप बाथ इसे क्यों कहते हैं। क्योंकि इसके अंदर आने के बाद फिल्म का डेवलपमेंट स्टॉप हो जाता है, या कह सकते हैं डेवलपमेंट अरेस्ट हो जाता है, यानी डेवलपमेंट रुक जाता है। और जो एक्स्ट्रा डेवलपर लगा होता है वो पानी के अंदर निकल जाता है। तो ये हो गया स्टॉप बाथ। हालांकि ये स्टॉप बाथ जो है ये पानी की ही होती है, इसमें कोई केमिकल नहीं होता। तो इसमें 30 सेकंड के लिए इसको स्टॉप बाथ में फिल्म को हैंगर में लगे हुए ही 30 सेकंड्स के लिए इसमें रखते हैं। इसको रिंजिंग टैंक भी कह सकते हैं, स्टॉप बाथ भी कह सकते हैं। रिंजिंग का मतलब है ऐसे ऐसे करके हम जो एक्स्ट्रा सॉल्यूशन है वो निकाल देते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा डेवलपमेंट हो गया है। अब डेवलपमेंट को हमने फिक्स करना है, यानी इसको ऐसे ही फिल्म को अगर हम देखेंगे तो इसमें सब काला काला ही नजर आएगा। अभी इसकी इमेज जो है वो हमें पूरी तरह से दिख नहीं पाएगी, काली काली इमेज दिखेगी। काली काली इमेज दिखेगी सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स के कारण। अब जो वाइट इमेज बनानी है उसके लिए इसको फिक्सर में डालना जरूरी है। तो हम इसको फिल्म को फिक्सर में डालेंगे। फिक्सर के अंदर जो अनएक्सपोज्ड एरिया है फिल्म का, अनएक्सपोज्ड है और अनडेवलप्ड है। पहले अनएक्सपोज्ड था, डेवलपर के अंदर डाला, वो पोर्शन जो है वो अनडेवलप्ड रहता है।
यानी सिल्वर हैलाइड के क्रिस्टल उस पर लगे ही रहते हैं। अब फिक्सर क्या क्या काम है? एक तो इमेज को फिक्स करेगा, और जो एक्स्ट्रा सिल्वर हैलाइड के क्रिस्टल अनडेवलप्ड या अनएक्सपोज्ड एरिया में लगे हुए हैं उनको ये उतार देगा और फिल्म को हार्डन कर देगा, यानी सख्त बना देगा। ये फिक्सर का काम है। कोई पूछे कि फिक्सर का काम क्या है? फिक्सर दो काम करता है। एक्स्ट्रा सिल्वर हाइलाइट क्रिस्टल्स को उतार लेता है, सॉल्यूशन के रूप में वो नीचे बैठ जाते हैं, सॉल्यूशन में चले जाते हैं और फिल्म को सख्त बना देता है। ये दो काम करता है। इसके बाद में फिल्म को हम वॉशिंग टैंक में, यानी कि धोने का जो टैंक है, जो पानी का टैंक है, फाइनली जिसमें फिल्म को धोया जाना है, वो टैंक कहलाता है वॉशिंग टैंक। उसमें कोई बचा हुआ कोई फिक्सर का कोई केमिकल है और कोई केमिकल है, कोई भी उसके अंदर अलग से चीज लगी हुई रह गई है, तो वो वॉशिंग टैंक में उतर जाती है। वॉशिंग टैंक में इसलिए काफी लंबे समय तक फिल्म को 20 मिनट्स तक फिल्म में रखते हैं कि ताकि अच्छी तरह से उससे केमिकल, सारे केमिकल जो उतर जाएं। और अगर उस पर कोई एक्स्ट्रा फिक्सर रह गया है तो वो भी रिमूव हो जाए। अब हम आ गए हैं, फिल्म को ड्राई करना चाहते हैं। ड्राई से क्या होगा? फिल्म, गीली फिल्म तो हम कैरी नहीं कर सकते। लंबे समय तक फिल्म को स्टोर करने के लिए उसमें गीलापन नहीं होना चाहिए और फिल्म ड्राई होनी चाहिए और फिल्म सख्त होनी चाहिए ताकि इजीली मुड़े नहीं। जैसे कागज मुड़ जाता है, ऐसे नहीं। तो फिल्म ऐसे है तो स्ट्रेट रहे, इसलिए फिल्म को ड्राई किया जाता है। अब ड्राई करने के दो तरीके हैं। रूम एयर में हिला कर ड्राई कर सकते हैं, या इलेक्ट्रिक ड्रायर होते हैं, उनके अंदर फिल्म रख दो, काफी हाई टेम्परेचर होता है, कुछ मिनटों में ही फिल्म सूख जाती है। अब ये सब करने के बाद में जो टैंक्स हैं उनको क्लोज कर देना चाहिए, यानी उनका ढक्कन लगा के उनको बंद कर देना चाहिए। उसका फायदा ये है कि जो वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन इन सॉल्यूशन के ऊपर एक्ट ना करे, इनसे रिएक्ट ना करे, इनके ऊपर कोई केमिकल रिएक्शन ना हो। जो रिएजेंट्स हमने डाले हैं, जो केमिकल्स डेवलपर और फिक्सर में डाले हैं, वो वायुमंडल की ऑक्सीजन से रिएक्ट ना करें। उनको रोकने के लिए ऊपर से ढक्कन लगा देते हैं। अब हमारा प्रोसेसिंग का कार्य पूरा हो गया है। अब हमें क्या क्या सावधानियां, ये सब कार्य करते वक्त, प्रोसेसिंग का कार्य करते वक्त क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या क्या लेनी चाहिए। ये जो केमिकल्स हैं, एक तो इनके सॉल्यूशन डार्क रूम के बाहर बनाने चाहिए, क्योंकि इनके अंदर फ्यूम्स होते हैं, वो धुएं की तरह उड़ते हैं, तो वो हमारी आंखों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और हमारे फेफड़ों में भी जाके फेफड़ों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। और हमें इसलिए बार बार कहा जाता है
कि गॉगल्स पहन के रखें, एप्रन पहन के रखें, जो वाटरप्रूफ एप्रन हो वो पहन के रखें, और ग्लव्स पहन के रखें, और पर्सनल प्रोटेक्शन का कोई और सामान हो वो भी पहन के रखें। स्किन को अपनी को बचा के रखें, केमिकल कई स्किन को खराब कर देते हैं। तो आपको तो जिंदगी भर डार्क रूम में ही काम करना है, और इसी एक्सरे से डार्क रूम से एक्सरे, एक्सरे से डार्क रूम, यही काम करना है। तो इस तरह से ये सारी पर्सनल प्रोटेक्शन की चीजें ध्यान से रखनी चाहिए। दूसरी सावधानी क्या है कि जो पास बॉक्स होता है, एक्सरे रूम और डार्क रूम के बीच में एक पास बॉक्स होता है, उसमें एक्सपोज्ड और अनएक्सपोज्ड फिल्में अलग अलग साइड में रखनी चाहिए ताकि मिक्सिंग ना हो और फिल्म का री एक्सपोजर ना हो जाए, और बिना एक्सपोज की फिल्म को हम प्रोसेस ना कर लें। तो इसलिए ये सावधानी काफी महत्व रखती है। अब हम ऐसा कुछ पढ़ेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी फिल्म की क्वालिटी को, इमेज की क्वालिटी को, हमारे रिजल्ट्स को प्रभावित करते हैं। ऐसी कौन कौन से कारक हैं, फैक्टर्स हैं जो हमारी फिल्म की क्वालिटी को, इमेज की क्वालिटी को प्रभावित करते हैं। उनमें सबसे पहला है डाइक्रोइक फॉग। डाई का मतलब होता है दो, क्रोइक का मतलब होता है कलर। जब डेवलपर और फिक्सर गलती से, एक्सीडेंटली, या हम डेवलपर में से फिल्म निकाल के सीधे फिक्सर में ले जाएं, तो डेवलपर और फिक्सर मिक्स होने के चांस रहते हैं। जब डेवलपर और फिक्सर मिक्स हो जाएंगे तो ये डाइक्रोइक फॉग जो है वो, जब हम फिल्म को सुखा लेंगे ड्रायर से, तो हम देखेंगे फिल्म को, तो फिल्म में ग्रीनिश, ब्लू और पिंकिश, हरे, नीले और गुलाबी रंग के दो तरह के दाग धब्बे फिल्म पर नजर आएंगे। इन दो रंग के दाग धब्बों को ही टेक्निकल वर्ड में डाइक्रोइक फॉग कहा गया है। और ये डाइक्रोइक फॉग होती है जब डेवलपर और फिक्सर को आपस में मिला दिया जाता है, या एक्सीडेंटली मिल जाते हैं, या डेवलपर से फिल्म को निकाल के सीधे हम केमिकल में ले जाते, फिक्सर में ले जाते हैं बिना स्टॉप बाथ में डाले हुए। ये डाइक्रोइक फॉग हो गई। एक और धब्बे दिखाई देते हैं, ब्राउन कलर के धब्बे। जैसा मैंने अभी बताया था, फिक्सर और डेवलपर यूज करने के बाद में इन टैंक्स के ढक्कन लगा देना चाहिए, नहीं तो वायुमंडल की ऑक्सीजन इनसे रिएक्ट करके इनको ऑक्सीडाइज कर देती है। तो अगर ये सॉल्यूशन, ये केमिकल्स, ये डेवलपर और फिक्सर अगर ऑक्सीडाइज हो गए तो फिल्म पर ब्राउन कलर के धब्बे आने लग जाएंगे, दाग धब्बे आने लग जाएंगे फिल्म के ऊपर। तो तुम्हें ये
मिक्सर, ये जो केमिकल्स हैं ये बदलने पड़ेंगे, नए डेवलपर और नए फिक्सर लगाने पड़ेंगे। अब कुछ फिल्म जब फाइनल देखोगे तो कई बार तुम्हें कुछ लाइनें सी नजर भी आ सकती हैं, उनको स्ट्रीक्स कहते हैं, लाइनें। ये लाइनें कब दिखाई देंगी? जब हम लंबे समय तक या जरूरत से ज्यादा समय तक फिल्म को डेवलपर में रख देंगे। जरूरत से ज्यादा समय तक फिल्म को अगर डेवलपर में रख देते हैं तो लाइनें नजर आएंगी। फिल्म जब सूख जाएगी, तैयार हो जाएगी, तब उनको स्ट्रीक्स कहते हैं। और अगर हम गीली फिल्म को या अनएक्सपो या डेवलपर में, फिक्सर में डालने से पहले फिल्म को गंदे हाथों से पकड़ेंगे, इधर उधर उंगलियां लगाएंगे, तो उनके निशान भी स्क्रैचेस के ऊपर आ सकते हैं। हैंगर्स में टांगते वक्त अगर हमारे से हैंगर लग गया, इधर लग गया, उधर लग गया, तो उनसे स्क्रैचेस पड़ जाएंगे। और फिंगर के निशान का मैंने अभी बताया, अगर पकड़ेंगे, बीच में से फिल्म को पकड़ लिया तो अंगूठे का निशान, उंगली का निशान इत्यादि निशान भी आएंगे। अब अगर हमने डार्क रूम के अंदर बाहर की लाइट आना भी बंद कर दी, जो मेन लाइट थी वाइट लाइट वो भी बंद कर दी, लेकिन हम सेफ लाइट को जला के रखते हैं, उसमें आगे फिल्टर लगाते हैं। वो फिल्टर के थ्रू जो लाइट जो है वो हमें कार्य करने के लिए, विजिबिलिटी देने के लिए वो लाइट की हमें आवश्यकता होती है। तो उसमें हमें हैंगर में लोड करना पड़ता है, एक टैंक में डालना, दूसरे में डालना, तीसरे में डालना, निकालना, ये सारी कार्रवाई के लिए हमें सेफ लाइट की आवश्यकता होती है। तो अगर उसमें फिल्टर सही तरीके का नहीं लगा, या कोई बल्ब बड़ा या छोटा लग गया, या मैचिंग फिल्टर नहीं लगा, फिल्म का और फिल्टर की भी मैचिंग होती है, मैंने पहले पढ़ाया है ये। तो अगर मैचिंग फिल्टर नहीं लगा, इत्यादि गलतियों से फिल्म में फॉगिंग हो जाती है, धुंधली हो जाती है फिल्म। फॉग का मतलब होता है धुंधली। जैसे हमारे यहाँ सर्दियों के मौसम में दिसंबर में, जनवरी में खूब धुंध हो जाती है, वो फॉग कहलाती है। उसी को वहां से ये वर्ड आया है, फॉग। फॉग का एक और कारण है कि बाहर से जो लाइट है डार्क रूम में, बाहर की लाइट, सनलाइट अगर प्रवेश कर जाए तब भी फिल्म की फॉगिंग हो सकती है, या ओवर डेवलपमेंट हो जाए, यानी फिल्म को जरूरत से ज्यादा समय में नहीं, जरूरत से ज्यादा समय अगर फिल्म को डेवलपर में रखा जाए तो भी फॉगिंग हो सकती है, और फिल्म का दोबारा से एक्सपोजर हो जाए, कुछ रेडिएशंस आ जाए, और पहले हमने एक्सरे ले लिया, सब कुछ हो गया, उसके बाद में कहीं से और रेडिएशन आ गए उस फिल्म के, कैसेट के ऊपर, फिल्म के ऊपर, तो उससे भी फॉगिंग हो जाती है। और जो दो कारण हैं हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक तो टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए। ये केमिकल्स, सॉल्यूशंस, फिक्सर और डेवलपर एक आइडियल टेम्परेचर पे अच्छा काम करते हैं। ऑफ कोर्स काम करते हैं ये, लेकिन अच्छा काम करने के लिए, बढ़िया रिजल्ट लेने के लिए एक आइडियल टेम्परेचर इसके मैन्युफैक्चरर द्वारा सुझाया जाता है, जो कि पैकेट के ऊपर लिखा होता है।
तो उस टेम्परेचर पे उस टेम्परेचर को हमें मेंटेन करना पड़ता है। और एक जो है वो आर्द्रता, ये ह्यूमिडिटी जिसको कहते हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई एयर नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा वेट भी नहीं होनी चाहिए, तो वो आर्द्रता भी हमें डार्क रूम के अंदर मेंटेन रखनी चाहिए। अब एक और जो फिल्म की क्वालिटी को प्रभावित करता है वो है इनएडिक्वेट कंट्रास्ट, मतलब कंट्रास्ट का कम होना। उसमें भी जो हम इमेज देखेंगे वो अच्छी इमेज दिखाई नहीं देगी अगर कंट्रास्ट बढ़िया ना हो। तो इसलिए अच्छे कंट्रास्ट के लिए हमें हर चीज परफेक्ट देनी होगी। तो अगर फिल्म का डेवलपमेंट कम हुआ है, अभी तक हम ये पढ़ चुके हैं कि फिल्म को डेवलपर में ज़्यादा देर तक रखा हमने, तो फॉगिंग हुई। अब हम अगर फिल्म को ज़रूरत जितने समय की है डेवलपर में रखने की, उससे कम समय अगर डेवलपर में रखते हैं, रखा और जल्दी से निकाल के स्टॉक बाद में डाल दिया, तो फिल्म जो है अंडर डेवलप कहलाएगी और उसमें कंट्रास्ट जो है वो बढ़िया नहीं होगा। और अंडर एक्सपोजर में भी कंट्रास्ट बढ़िया नहीं होगा। अंडर एक्सपोजर किसको कहते हैं? जितनी भी एक्सरेज हैं वो फिल्म पे पड़ती हैं, ऑब्जेक्ट पे पड़ती हैं और ऑब्जेक्ट के थ्रू होते हुए वो कैसेट के माध्यम से फिल्म में जाती हैं। अब जितनी एक्सरेज की जरूरत है उतनी एक्सरेज से अगर एक्सरेज कम हम डालेंगे तो उसको अंडर एक्सपोजर कहेंगे। और अंडर एक्सपोजर अगर फिल्म का हुआ तो हमें क्वालिटी ऑफ इमेज बढ़िया प्राप्त नहीं होगी और उसका कंट्रास्ट जो है वो अच्छा नहीं होगा। इसलिए प्रॉपर एक्सपोजर होना फिल्म का जरूरी है। और अगर ज़्यादा फॉगिंग हो गई, फॉगिंग के कारण हमने पहले पढ़े हैं, और अगर ज़्यादा फॉगिंग हो गई तो भी जो है वो इनएडिक्वेट कंट्रास्ट होगा। एडिक्वेट का मतलब होता है जितना जरूरत हो उतना। इनएडिक्वेट का मतलब है जितना जरूरत हो उतना न होना। इनएडिक्वेट एक्सपोजर का मतलब है जितने एक्सरेज की जरूरत है उतनी एक्सरेज का एक्सपोजर नहीं करेंगे तो उसको इनएडिक्वेट एक्सपोजर कहेंगे और उससे इनएडिक्वेट कंट्रास्ट मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू।